अध्याय 11 इक्विपमेंट रिफाइनर्स यूनियन। अध्याय 11 इक्विपमेंट रिफाइनर्स यूनियन। चू वेई भी कुछ देर के लिए थोड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि चू वेई परसों सुबह जल्दी उठा और उसे एक सिचुएशन पता चली, यानी एक्सरसाइज से मिलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू कम हो गई थी। पहले एक एक्सरसाइज से 500 स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू मिल जाती थी, लेकिन जब वह स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल 1 पर अपग्रेड हुआ तो एक बार एक्सरसाइज करने के बाद उसके पास सिर्फ 50 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स थे। इससे भी जरूरी बात यह थी कि सिस्टम ने यह भी बताया कि वह इसे दिन में सिर्फ एक बार ही पा सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप जरूर फिर से तेजी से उड़ पाएंगे। लेकिन चू वेई ने फिर भी अपना सिर हिलाया। दूसरों को यह बताना नामुमकिन था कि वह सिस्टम से और मजबूत हो गया था। इसके अलावा अगर आपको अमृत की जरूरत है तो आप इसे खुद ही समझ सकते हैं। सिस्टम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। चू वेई को सिर हिलाते और जाते हुए देखकर मो कांगक्सियो गुस्से से भर गया। फिर उसका एक्सप्रेशन अनिच्छुक हो गया और आखिर में वह बहुत खो गया और एक एक कदम पीछे हट गया। मो कांगक्सियो को यह क्यों पूछना पड़ा कि वह कैसे मजबूत हुआ। चू वेई, जो सड़क पर चल रहा था, असल में थोड़ा कंफ्यूज था। कारों और ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधनों के अलावा सड़क के दोनों तरफ कई दुकानें हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर हथियार की दुकानें और एलिक्सिर स्टोर हैं। खतरों से भरे इस युग में हथियार दुश्मनों को मार सकते हैं और अमृत जान बचा सकते हैं और खेती को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सबसे लोकप्रिय हैं। सिस्टम, क्या यह सच है कि एट्रीब्यूट टेबल पर लिखे ज्ञान के पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के बाद प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए किया जा सकता है? निश्चित रूप से। तो मैं अपनी विजडम पॉइंट्स को अल्केमी का ज्ञान पाने के लिए खर्च करूंगा। अगर आप खुद अमृत बना सकते हैं तो ताकतवर बनना सिर्फ पूरी तरह से उड़ना नहीं है। सिस्टम, ठीक है। 1 मिनट रुको, मुझे कीमिया का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे हथियार बनाने का ज्ञान चाहिए। सिस्टम, ठीक है। डिंग। होस्ट को फर्स्ट लेवल वेपन रिफाइनिंग नॉलेज पाने और सभी फर्स्ट लेवल वेपन बनाने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट एक विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट काटता है। काटने के बाद विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट 0 है। जैसे ही आवाज धीमी हुई, चू वेई को लगा कि उसका सिर थोड़ा सा हिल रहा है और फिर चू वेई के मन में फोर्जिंग की एक याद आ गई। मुझे सच में हथियार बनाने का ज्ञान मिल गया। चू वेई खुशी से भर गया। अब उसे फर्स्ट लेवल वेपन रिफाइनर कहा जा सकता है। वेपन रिफाइनर एक बहुत फायदेमंद प्रोफेशन है। क्या आपको अब भी चिंता है कि तब तक आप एलिक्सिर नहीं खरीद पाएंगे? इसके अलावा यह सिस्टम सच में बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास काफी विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, आप एक फॉर्मेशन कार्वर, अल्केमिस्ट वगैरह बन सकते हैं और वेपन रिफाइनर भी बन सकते हैं। यह असल में नैतिकता, शरीर और सुंदरता का एक पूरा विकास है। चू वेई शहर के दक्षिण में हथियार रिफाइनर गिल्ड की ओर चला गया। जब चू वेई सिस्टम के साथ ज्ञान का लेन देन कर रहे थे तो चू वेई ने सोचा था कि हालांकि अल्केमिस्ट भी पैसा कमाते हैं, लेकिन वे अपनी जरूरत के अमृत खुद भी बना सकते हैं। लेकिन चू वेई को वेपन रिफाइनर पसंद है क्योंकि उसे बचपन से ही सभी तरह के वेपन पसंद हैं। जैसे उसे कॉमिक्स में सभी मैजिक वेपन पसंद हैं। हालांकि वेपन रिफाइनर बनने के बाद आप इन मैजिक वेपन्स को खुद ही रिफाइन कर सकते हैं। शहर के दक्षिण में वेपन रिफाइनर गिल्ड चू वेई के स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है और वहां आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। अगर आप वेपन रिफाइनर के तौर पर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पहले वेपन रिफाइनर यूनियन का असेसमेंट पास करना होगा। तभी आप एक जाने माने वेपन रिफाइनर माने जाएंगे और आपके बनाए वेपन क्वालिफाइड माने जाएंगे। बच्चे, यह वेपन रिफाइनर गिल्ड है। कोई और अंदर नहीं जा सकता। रिफाइनर यूनियन के गेट पर गेट की रखवाली कर रहे 2 बड़े आदमियों ने चू वेई को रोक लिया। मैं अंदर जाकर वेपन रिफाइनर की क्वालिफिकेशन टेस्ट करना चाहता हूं, चू वेई ने शांति से कहा। तुम्हारे जैसा बिगड़ैल लड़का हथियार बनाने वाले की काबिलियत टेस्ट करने आया है। परेशान करना बंद करो और घर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। दरवाजे पर खड़े बड़े आदमी को साफ तौर पर यकीन नहीं हुआ कि चू वेई जैसा 16 साल का लड़का हथियार बनाने वाला हो सकता है। उन्होंने जितने भी हथियार रिफाइनर देखे थे उनमें से कोई भी अधेड़ उम्र का नहीं था। तुम मुझे मारना चाहते हो? चू वेई ने बड़े आदमी को बेपरवाह नजरों से देखा और ठंडे स्वर में पूछा। जब बड़े आदमी ने चू वेई की धुंधली आंखों को देखा तो वह हैरान रह गया। इस बच्चे की आंखें बहुत खास हैं। हालांकि कोई इमोशन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई शेर आपको घूर रहा हो, जैसे वह अगले ही सेकंड अपना चेहरा बदल लेगा, अपना खून से सना मुंह खोलेगा और उस इंसान को निगल जाएगा। शायद चू वेई को भी नहीं पता था कि कल जब से उसने सिस्टम को मजबूत बनाया है, उसका पूरा स्वभाव बदल गया है। यह एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो मानता है कि इंसान एक मजबूत इंसान बनेगा, बिल्कुल जवान शेर की तरह। हालांकि अभी इसमें खास अटैक पावर नहीं है,
लेकिन शेर का नेचुरल मजबूत ऑरा दिखने लगा है। यह कौन है? तुम सुबह सुबह मेरे रिफाइनर गिल्ड के दरवाजे पर आए और शांत चेहरा बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरी जगह है? दरवाजे के दूसरी तरफ से नफरत से भरी आवाज आई। चू वेई ने मुड़कर देखा तो करीब 20 साल का एक जवान आदमी आ रहा था। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, हेयर वैक्स और पुराने जमाने का पॉट हेयर स्टाइल किया हुआ था। चैप्टर 12 मुझे डर है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। चैप्टर 12 मुझे डर है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उस जवान आदमी के बगल में एक औरत है जो लगभग उसी की उम्र की है। औरत बहुत खूबसूरत है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनमें पानी जैसा लगता है। स्कूल में लड़कियों की ऐसी प्यारी आंखें कभी नहीं देखी। वेई शाओ, इस लड़के ने कहा कि वह एक वेपन रिफाइनर है और वह असेसमेंट के लिए जाना चाहता है। दरवाजे पर खड़े बड़े आदमी ने कहा, क्या? इसे देखो, यह तो बस एक बेकार स्टूडेंट है। किस तरह के वेपन रिफाइनर का टेस्ट हो रहा है? अब से मैं इस तरह के बिल्ली और कुत्ते को भगा दूंगा ताकि मेरे यंग मास्टर का मूड खराब न हो। लिन वेई वेपन रिफाइनिंग यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने धीरे धीरे वेपन रिफाइनिंग मास्टर्स यूनियन के काम संभाल लिए हैं। कहा जाता है कि लिन वेई बहुत टैलेंटेड हैं और 18 साल की उम्र में फर्स्ट लेवल वेपन रिफाइनर बन गए, जिससे वे पूरे ताइवान शहर में सबसे कम उम्र के फर्स्ट लेवल वेपन रिफाइनर बन गए। चलो, क्या तुमने सुना नहीं कि वेस्टब्रुक ने क्या कहा? तुम एक खराब स्टूडेंट हो। क्या होगा अगर मैं वेपन रिफाइनर का टेस्ट पास कर लूं? चू वेई ने शांति से कहा। उसका तुरंत जाने का कोई इरादा नहीं था। अरे, मैंने कहा कि तुम एक खराब स्टूडेंट हो, क्या तुम समझे नहीं कि मैंने क्या कहा? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से मुक्के मारने के लिए कहूं? चू वेई का चेहरा ठंडा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे। नहीं वेस्टब्रुक, तुम इतनी सुबह सुबह ऐसे गुस्से वाले शब्द कैसे बोल सकते हो? मुझे डराओ मत, वेस्टब्रुक के बगल में बैठी महिला टैंग मायर ने कहा। चूंकि यह बच्चा इसे आजमाना चाहता है तो शायद वह सच में हथियार रिफाइनर का टेस्ट पास कर ले। बस उसे। अगर वह पास हो गया तो मैं उसे अपनी सारी रिफाइनिंग भट्टियां दे दूंगा और उन्हें पैक करके उसके घर भेज दूंगा। जब लिन वेई ने बात की तो उसने टैंग मायर के हॉट फिगर को देखा। उसकी आंखों में हवस थी जो उसे दूसरी तरफ धकेलना चाहती थी। यह एक सौदा है। चू वेई ने कॉल का जवाब दिया। लिन वेई हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बेचारा स्टूडेंट सच में इसे सीरियसली लेगा। क्या? क्या आपके कहे शब्द मायने नहीं रखते? क्या मेरी बातें मायने रखेंगी? चेन वेई टैंग मायर के सामने अपने वादे के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। लेकिन अगर तुम आज टेस्ट में फेल हो गए तो तुम्हें कुत्ते की तरह यूनियन से बाहर निकलना होगा। बच्चे, अगर तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की तो मुझे डर है कि तुम इसका खर्च नहीं उठा पाओगे। अच्छा। चू वेई तुरंत सहमत हो गया। लिन वेई, टैंग मायर और दरवाजे पर खड़े दो बड़े आदमी सब हैरान रह गए। चू वेई ने इतनी जल्दी जवाब दिया कि उसने सोचा भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में उसमें इतनी ताकत है? इस समय टैंग मायर की बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें चू वेई को गंभीरता से देखने लगीं। वह पहले तो मजाक कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे मौजूदा टकराव होगा। तो फिर अंदर जाओ। इस बारे में सोचने के बाद लिन वेई को अब भी लगा कि चू वेई के लिए परीक्षा पास करना नामुमकिन है, क्योंकि वेपन रिफाइनर गिल्ड के सदस्य के तौर पर उसने ताइवान शहर में 16 साल के वेपन रिफाइनर के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अलावा वह 18 साल की उम्र में ही फर्स्ट लेवल वेपन रिफाइनर बन गया था। एक गरीब स्टूडेंट उससे कैसे आगे निकल सकता था? यह तो नामुमकिन है। चू वेई लिन वेई के पीछे पीछे अंदर आया और टांग मायर भी उसके पीछे पीछे आया और बीच बीच में उत्सुकता से चू वेई को देखता रहा। क्या यह छात्र सच में हथियार बनाने वाला है? अगर सच में ऐसा है तो मुझे उसे जीतना होगा और शायद मैं भविष्य में लिन वेई के कंट्रोल से छुटकारा पा सकूं। रिफाइनर गिल्ड में प्रवेश करें। हथियारों की लाइनें करीने से लगी हुई हैं। यह वेपन मास्टर गिल्ड के अंदर का सीन है। ऑरा गन, एट्रीब्यूट नाइफ, सुपरसोल स्नाइपर राइफल, डेटोनेटिंग रूम्स, अलग अलग तरह के हथियार सच में बहुत शानदार हैं। उदाहरण के लिए चू वेई के सामने रखी 1 मीटर लंबी सुपर स्पिरिचुअल स्नाइपर राइफल 2019 में पृथ्वी पर मौजूद स्नाइपर राइफलों जैसी ही दिखती है, लेकिन यह स्पिरिचुअल पावर से चलती है। चैप्टर 13 एक सुपर स्पिरिचुअल स्नाइपर राइफल को बेहतर बनाना। चैप्टर 13 एक सुपर स्पिरिचुअल स्नाइपर राइफल को बेहतर बनाना। आध्यात्मिक शक्ति स्नाइपर राइफल के मुंह पर जमा होगी और आखिर में एक आध्यात्मिक गोली बनेगी। कहा जाता है कि यह हथियार 2 एंटी लेवल म्यूटेंट जानवरों को दूर से मार सकता है और इसे पहले लेवल के हथियारों में सबसे शक्तिशाली कहा जा सकता है। क्या गंवार है! लिन वेई उन हथियारों पर चू वेई की नजर देखकर चुपके से हंसे बिना नहीं रह सका। खुद से पूछिए, एक फर्स्ट लेवल रिफाइनर के तौर पर इन फर्स्ट लेवल हथियारों में इतनी दिलचस्पी कौन दिखाएगा?
क्योंकि रिफाइनर हर दिन हथियारों से डील करते हैं, इसलिए अब वे आम हथियारों से हैरान नहीं होते, और अगर वे उनके सामने रखे भी जाएं तो भी वे उन्हें नहीं देखते। बेचारे स्टूडेंट, मेरे साथ रिफाइनरी रूम में आओ, तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। लिन वेई मुस्कुराया और अचानक उसे लगा कि अपने लिए कुछ मजा जोड़ने के लिए एक गवार का होना अच्छी बात है। चू वेई लिन वेई के पीछे पीछे रिफाइनरी रूम में गया। लॉबी वह जगह थी जहां अभी हथियार दिखाए गए थे, और रिफाइनरी रूम वह जगह थी जहां रिफाइनर हथियारों को रिफाइन करते थे। अभी अभी न केवल चू वेई बल्कि तान मेयर को भी लगा कि रिफाइनरी के कमरे का तापमान बाहर की तुलना में बहुत अधिक था। प्रबंधक, एक अप्रेंटिस चू वेई का स्वागत करने के लिए आगे आया। चलो सब लोग एक पल के लिए रुक जाओ। लिन वेई ने अप्रेंटिस की तरफ देखा तक नहीं। रिफाइनिंग रूम में फर्नेस के पास खड़े 5-6 लोग तुरंत रुक गए और दरवाजे पर लिन वेई, चू वेई और दूसरों को देखने लगे। जब उन्होंने टैन मायर को देखा जो सुंदर और हॉट थी, तो वे सब हैरान रह गए। आखिर इस शोरगुल वाले रिफाइनिंग रूम में इतनी सुंदर औरतें बहुत कम थीं। बूढ़े जू, अपनी भट्टी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। यह बेचारा स्टूडेंट फर्स्ट लेवल रिफाइनर का टेस्ट देना चाहता है। लिन वेई ने चू वेई की तरफ इशारा किया। क्या मैनेजर, क्या आप कह रहे हैं कि यह बच्चा टेस्ट देना चाहता है? बूढ़ा जू 40 या 50 साल का था। उसने जिंदगी भर हथियारों की प्रैक्टिस की थी, लेकिन वह सिर्फ पहले लेवल का रिफाइनर था। उसे बहुत हैरानी हुई कि एक 16 साल का लड़का टेस्ट देना चाहता था। हाँ, यह वही है। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ मैनेजर, आप मजाक कर रहे हैं। आप जैसा टैलेंटेड रिफाइनर भी 18 साल की उम्र तक असेसमेंट पास नहीं कर पाया, क्या वह आपसे आगे निकल सकता है? हाँ हाँ, मैं कुछ सालों से ताइवान शहर में हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना जिसने रिफाइन करना सीखा हो। चाहे उसने सीखा हो या नहीं, वह सिर्फ 16 साल का है। क्या उसका टैलेंट मैनेजर से आगे निकल सकता है? इसलिए इसका अंदाजा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबका समय बर्बाद मत करो। भीड़ के एक तरफा मूल्यांकन से लिन वेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने चुपके से अपनी आंखों के कोने से तान मायर को देखा। भीड़ से इस तरह की तारीफ किसी भी महिला को सबसे आसानी से प्रभावित कर सकती है। हालांकि इस समय तान मायर की नजरें चू वेई पर थीं। उन्होंने पाया कि भीड़ के मूल्यांकन के सामने यह छात्र बिल्कुल भी परेशान नहीं था और उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। रास्ते से अलग हटें। चू वेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे लाओ जू की रिफाइनिंग फर्नेस के पास चला गया। लगता है यह स्टूडेंट सच में टेस्ट देना चाहता है। हाँ, यह मत कहो कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा हूं। जब तक तुम एक लो ग्रेड फर्स्ट लेवल वेपन को बेहतर बना लोगे, तुम पास हो जाओगे। लिन वेई को लगा कि उसे टैन मायर के सामने ज्यादा मर्दाना बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मैं पहले लेवल में सबसे मुश्किल सुपर स्पिरिचुअल स्नाइपर राइफल को बेहतर बनाना चाहता हूं। क्या वह एक सुपर स्पिरिचुअल स्नाइपर राइफल को बेहतर बनाना चाहता है? सबसे कुशल फर्स्ट लेवल रिफाइनर भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह इसे रिफाइन करने में सफल हो सकता है। वह असल में सबसे मुश्किल हथियार को रिफाइन करना चाहता है। सब लोग चौंक गए। यह स्टूडेंट बहुत घमंडी है। उसने फर्स्ट लेवल टेस्ट भी पास नहीं किया, लेकिन वह फर्स्ट लेवल में सबसे मुश्किल हथियार को बेहतर बनाना चाहता है। क्या इसे जिंदगी और मौत से अनजान कहा जा सकता है? अध्याय 14 बुद्धि गुण बिंदु। अध्याय 14 बुद्धि गुण बिंदु। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि तुम्हें दिखावा करना बहुत पसंद है, मैं बाद में देखूंगा कि तुम यहां से कुत्ते की तरह कैसे रेंग कर निकलते हो। लिन वेई को उम्मीद नहीं थी कि वह अच्छे मूड में होगा और उसने उससे आसान सवाल चुनने को कहा, लेकिन उसने असल में मुश्किल सवाल चुना। देखते हैं आप इसे कैसे खत्म करते हैं। चू वेई ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया। अपने हाथ के एक इशारे से उसने अपने सामने हथियारों को रिफाइन करने के लिए 1 मीटर से ज्यादा ऊंची फोर्जिंग फर्नेस खोली। इस फोर्जिंग फर्नेस का लुक जर्नी टू द वेस्ट में लाओजुन की 8 डायग्राम फर्नेस जैसा दिखता है। फोर्जिंग फर्नेस आध्यात्मिक ऊर्जा से चलती है। हालांकि चू वेई ने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस समय चू वेई को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, बल्कि वह एक पुराने क्लासमेट की तरह जाना पहचाना लगा जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिफाइनिंग का ज्ञान, जिसे चू वेई ने पहले ज्ञान के गुण पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज किया था, चू वेई के दिमाग में बस गया है। भट्टी में भारी लोहे का एक टुकड़ा डालो। चू वेई की स्पिरिचुअल एनर्जी भट्टी को चलाती है ताकि भारी लोहे का यह टुकड़ा भट्टी में आकार ले सके। यह बंदूक का हैंडल है। उसने सच में शुरू कर दिया। लगता है कि उसे अभी भी कुछ पता है, कम से कम वह भट्टी तो खोल सकता है। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी इसे खोल सकता हूं, उसके बगल में बैठे एक अप्रेंटिस ने बिना यकीन किए कहा। अगर वह फोर्ज खोलकर फर्स्ट लेवल रिफाइनर बन सकता तो वह बहुत पहले ही सफल हो गया होता। थोड़ा सॉफ्ट आयरन डालें। इसका इस्तेमाल बंदूक की नली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।
जब स्पिरिचुअल एनर्जी को गोली में दबाया जाता है तो यह बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती है। भारी लोहा बहुत सख्त होता है और आसानी से टूट जाता है। नरम लोहा मिलाना ज्यादा बेहतर होगा। जब सबने बंदूक की नली को आकार लेते देखा तो एक रिफाइनर ने सिर हिलाया। इस सॉफ्ट आयरन की रिफाइनिंग आसान लगती है, लेकिन फ्लेम का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। अगर फ्लेम बहुत ज्यादा हो तो यह पिघल जाएगा, और अगर फ्लेम बहुत कम हो तो यह बन नहीं पाएगा। इसलिए यह ऐसा कुछ नहीं है जो 2 साल के अनुभव वाला रिफाइनर नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्टूडेंट इसे इतनी आसानी से कर पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह किसी रिफाइनर परिवार का वारिस है? इस पॉइंट तक सुधार करने के बाद हर किसी के चेहरे पर शुरू वाला नफरत वाला भाव नहीं था। डिंग। होस्ट को ब्रेन पावर इस्तेमाल करने और थोड़ी स्पिरिचुअल खूबी पाने के लिए बधाई। क्या? चू वेई, जो अपने काम पर ध्यान दे रहा था, हैरान रह गया। उसने फर्नेस के टेम्परेचर पर लगभग कंट्रोल खो दिया था। उन्होंने वह आध्यात्मिक गुण पा लिया था जो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। जैसे ही सिस्टम की आवाज गिरी, चू वेई को अचानक अपने दिमाग में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इस समय उसकी नजर, सुनने की शक्ति, सेंसिटिविटी और स्किन की समझ में सुधार हुआ था। सबसे साफ एहसास यह था कि चू वेई भट्टी की आग को सुपर कंट्रोल करने में ज्यादा माहिर था। आध्यात्मिक गुण का असर शरीर की 5 इंद्रियों को बढ़ाना और शरीर की इंद्रियों को ज्यादा तेज बनाना है। यह बिल्कुल बाघ के पंख लगाने जैसा है। आप जानते हैं, जब कोई हथियार बनाने वाला हथियार बनाता है तो उसके सेंस जितने तेज होंगे वह हथियार बनाते समय उतना ही काम आएगा और सफल होना उतना ही आसान होगा। लोग इस तेज सेंस को टैलेंट कहते हैं। यह बढ़िया है। चू वेई लगभग जोर से हंस पड़ा। लगता है आज बहुत अच्छी फसल होगी। आखिरी स्टेप, ठंडा करें और फर्नेस से बाहर निकालें। अचानक फोर्जिंग फर्नेस में ठंडी हवा की एक परत दिखाई दी जो पहले आग से धधक रही थी। यह भी फोर्जिंग फर्नेस को उत्तेजित करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थी। भट्टी खोली गई और एक सुपर स्पिरिचुअल स्नाइपर राइफल शांत भीड़ के सामने आ गई। इसका लुक और साइज बिल्कुल वैसा ही था जैसा यूनियन हॉल में रखा था। इसे जांच के लिए ले जाओ। चू वेई की आवाज ने सीन के शांत माहौल को तोड़ दिया। हाँ, हमें इसे चेक करना चाहिए। हो सकता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से न हो, अप्रेंटिस ने सबसे पहले जवाब दिया। दूसरों को सफल होते देखकर उसे जलन हुई और उसने उम्मीद की कि दूसरों के पास भी कमियां होंगी। बूढ़े जू, जरा देखो, लिन वेई ने रूखेपन से कहा। अगर यह बच्चा सफल हो गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह खुद से कहीं बेहतर है? तो क्या इन लोगों ने पहले जो उसकी तारीफ की थी वह उसके मुंह पर तमाचा नहीं होगा? अध्याय 15, हमें उसका चेहरा क्यों बचाना चाहिए? अध्याय 15, हमें उसका चेहरा क्यों बचाना चाहिए? मैनेजर, सुपर स्पिरिट स्नाइपर राइफल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूढ़े जू ने चू वेई की दी हुई स्नाइपर राइफल को 2 बार देखा। स्पिरिट एनर्जी को कंडेंस करने वाली गोली के हैंडल या बैरल में कोई दिक्कत नहीं थी। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी अनुभवी हथियार बनाने वाले ने इसे बनाया हो। लिन वेई का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। हम्फ। लिन वेई मुड़ा और जाने ही वाला था। मैनेजर लिन, लगता है आप कुछ भूल गए हैं। चू वेई ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ओह, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या भूल गए? लिन वेई ने पलटकर ठंडे स्वर में पूछा। अगर आपने पहले जो कहा था वह फाट नहीं था, तो आपने कहा था कि अगर मैं असेसमेंट में पास हो गया तो आप मुझे अपनी फोर्जिंग फर्नेस दे देंगे। चू वेई की बातों का कोई असर नहीं हुआ। हमें उसकी इज्जत क्यों बचानी चाहिए? पूरे वेपन रिफाइनरी रूम का माहौल अचानक ठंडा हो गया। 2 वेपन रिफाइनर और कई अप्रेंटिस बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। टांग मायर की पानी जैसी बड़ी बड़ी आंखों ने चू वेई को बढ़ती जिज्ञासा से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि चू वेई का कोई बैकग्राउंड हो, वरना वह लिन वेई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? हालांकि ताइवान सिटी रिफाइनिंग यूनियन, जिसके इंचार्ज लिन वेई के पिता हैं, डोंगलियान स्टेट रिफाइनिंग यूनियन की एक छोटी सी ब्रांच है, लेकिन यह साबित करने के लिए काफी है कि उनके लिन परिवार का पूरे ताइवान शहर में रुतबा है। आम लोग उन्हें नाराज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते। भले ही वह खुद हो, कभी कभी उसे लिन वेई का चेहरा देखना पड़ता है। हाँ, आपने सुपर स्पिरिट स्नाइपर राइफल को बेहतर बनाया है। लॉजिकली आपने असेसमेंट पास कर लिया है। मेरी फोर्जिंग फर्नेस वहां है। अगर आप में हिम्मत है तो उसे ले जाओ। लिन वेई ने यह बात हल्के में कही, लेकिन हर कोई उसके शब्दों में धमकी सुन सकता था। चू वेई ने व्यंग्य किया, क्या मैं डर गया हूं? वह कुछ कदम आगे बढ़ा और एक लाल रंग की फोर्जिंग फर्नेस के पास पहुंचा। यह फोर्जिंग फर्नेस पिछली वाली से ज्यादा एडवांस्ड थी। चू वेई ने अपना मोबाइल फोन निकाला और फोर्जिंग फर्नेस पर स्कैन किया, और फोर्जिंग फर्नेस तुरंत गायब हो गई। इस जमाने में मोबाइल फोन न सिर्फ कॉल कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं, बल्कि उनमें स्पेस स्टोरेज का फंक्शन भी होता है। इस फोर्जिंग फर्नेस को चू वेई ने मोबाइल फोन के स्पेस स्टोरेज में स्टोर किया था।
बहुत हिम्मत है, लिन वेई ने ठंडे स्वर में कहा और बिना पीछे देखे चला गया। चू वेई रुके नहीं और सीधे रिफाइनर यूनियन से चले गए। हालांकि उन्हें आज असेसमेंट पास करने का सर्टिफिकेट नहीं मिला क्योंकि लिन वेई उन्हें सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, लेकिन उसे लिन वेई की फोर्जिंग फर्नेस मिल गई। असल में वह रिफाइनर यूनियन का असेसमेंट पास करना चाहता था, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि वह खुद को साबित करना चाहता था, और इसका एक बड़ा कारण यह था कि उसके पास स्किल्स तो थीं, लेकिन उसके पास फोर्जिंग फर्नेस नहीं थी। असल में जब तक वह रिफाइनर यूनियन का असेसमेंट पास कर लेता, वह यूनियन की फर्नेस का इस्तेमाल हथियार रिफाइन करने और पैसे कमाने के लिए कर सकता था। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। उसे एक भट्टी मिल गई है और यह आम भट्टियों से कहीं बेहतर है। अब दूसरे लोगों के चेहरे देखने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने यह भी पाया कि फोर्जिंग से असल में स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं, जो सच में बहुत बढ़िया है। दोपहर में चू वेई ने आधे दिन तक ताइवान शहर में घूमे। इस युग के लिए चू वेई को लगा कि यह 2019 की धरती से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चाहे वह तोपें हों, लड़ाकू विमान हों, आध्यात्मिक ऊर्जा पर आधारित रोबोट हों, या दर्जनों मंजिल वाली अलग अलग ऊंची इमारतें हों, या अब आसमान के ऊपर स्काई कैसल हों, इन सभी ने इस युग की ताकत दिखाई। बेशक इस युग के बाहर भी कई खतरे हैं जिनके बारे में सोचकर लोग डर जाते हैं। उदाहरण के लिए चू वेई ने जिस कंप्यूटर शहर के बारे में सुना था, उसके बारे में अफवाह थी कि वह मौत का शहर है, जहां जो भी अंदर जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। वहां का राज एक सुपरम्यूटेटेड सुपर कंप्यूटर था जो इंसानों से नफरत करता था, इसलिए जिसने भी उसके इलाके में घुसने की हिम्मत की वह कभी जिंदा नहीं बच पाया। अध्याय 16 टैन मायर के साथ सहयोग। अध्याय 16 टैन मायर के साथ सहयोग। ईस्टर्न अलायंस का साउथ भी है। मैंने सुना है कि साउथ में कहीं खजाने की जमीन है। हर जगह खजाने हैं, लेकिन उस जगह का एक डरावना नाम है जिसे कहते हैं शूरा की जमीन। कहा जाता है कि उस जगह पर कोई रोशनी नहीं है और हर जगह भूत तैरते रहते हैं और रोने और चीखने की आवाजें आती रहती हैं, जिससे लोगों को डरावना महसूस होता है। स्कूल गेट पर वापस आ जाओ। चू वेगांग स्कूल में जाना चाहता था। अरे यह क्लासमेट, प्लीज एक मिनट रुको। चू वेई ने पलटकर देखा तो एक हॉट फिगर और चार्मिंग चेहरे वाली औरत उसकी तरफ आ रही थी, खासकर उसकी आंखें जो पानी से भरी हुई लग रही थीं। यह टैन मायर था जिससे मैं सुबह रिफाइनर गेट में मिला था। कुछ गड़बड़ है क्या? टैन मायर थोड़ा चौंका। क्या यह आदमी बहुत सीधा नहीं है? अगर कोई दूसरा आदमी मुझसे मिलता तो वह इतना उत्साहित नहीं होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भले ही तुम जवान हो, तुम काफी हिम्मत वाले हो। तुमने सच में लिन वेई की चीजें लेने की हिम्मत की। ताइवान शहर में कौन नहीं जानता कि लिन वेई अपना बदला लेगा। तुम मुझे यह बताने आए हो? चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया और जैसे ही उसने यह बात ली उसने तुरंत जवाब दे दिया। क्या वह अब भी डरा हुआ है? उसे यकीन नहीं हुआ कि लिन वेई ने स्कूल में आकर लोगों को मारने की हिम्मत की। बिल्कुल नहीं, टैन मायर ने सीधे कहा, मैं आपसे सहयोग करने के लिए कहने आया हूं। अगर हम बातचीत कर सकें तो हमारा टैन परिवार आपकी रक्षा कर सकता है। मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उसके पास एक सिस्टम है और उसके पास सुपर पावर भी हैं। चू वेई अब वह गरीब स्टूडेंट नहीं रहा जो वह हुआ करता था, जिसे कोई भी बुली कर सकता था। इसके अलावा वह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। भले ही वह ताइवान शहर का सबसे ताकतवर इंसान बन जाए, यह बस कुछ ही समय की बात होगी। हालांकि ताइवान शहर के सबसे ताकतवर लोग सुपर पावर के दायरे में थे, लेकिन उसे विश्वास था कि जल्द ही वह उन तक पहुंच जाएगा। तो चलो सहयोग के बारे में बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हथियारों की ट्रेनिंग दूं? चू वेई और टैन मायर एक दूसरे को सिर्फ आधे दिन से जानते थे। अगर दूसरे को लगा कि वह कीमती है तो उसे जरूर उसके हथियार चलाने की ट्रेनिंग का टैलेंट पसंद आया होगा। स्मार्ट टैन मायर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह स्टूडेंट अलग था। ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट हूं, लेकिन मुझे पता है कि कोऑपरेशन का मतलब प्रॉफिट है। ऐसा लगता है कि मैं आपको सिर्फ एक ही चीज से फायदा पहुंचा सकता हूं, वह है एक वेपन रिफाइनर के तौर पर मेरी पहचान। बताइए आप कैसे सहयोग करना चाहते हैं? यह आदमी बहुत सीधा था। टैन मायर ने कहा, तुम मेरे लिए हथियार ठीक कर सकते हो। तुम जो चाहो मांग सकते हो। जब तक मैं यह कर सकता हूं, मैं तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। अमृत, आध्यात्मिक ऊर्जा की गोली। तत्परता से एक सौदा करते हैं। कल मैं अपने नौकरों से कहूंगा कि वे हथियार का सामान लेकर तुम्हारे पास आए जिसे रिफाइन करना है। जब तुम रिफाइनिंग पूरी कर लोगे तो मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की गोली दूंगा। चू वेई सहयोग करने के लिए सहमत होने के बाद डॉर्मेट्री में लौट आया। जहां तक इस बात का सवाल है कि टैन मायर उसके साथ क्यों काम करना चाहती थी, चू वेई ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वजह मायने नहीं रखती थी जब तक कि दूसरी पार्टी पेमेंट करती रहे। तांगजिया ट्रेडिंग कंपनी।
ताइयुआन शहर के दो बड़े ट्रेडिंग हाउस में से एक के स्टीवर्ड रूम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की बेटी तांग मायर चेन जी के सामने खड़ी थी और बोली, स्टीवर्ड चेन, कल आप इस लिस्ट का सामान लेकर शुलिंग स्कूल के चू वेई को दे देंगे। चेन जी ने लिस्ट ली, उस पर नजर डाली और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। मिस, क्या हमारी फर्म द्वारा बेचे जाने वाले हथियार हमेशा रिफाइनर गिल्ड द्वारा ही नहीं दिए गए हैं? यह अचानक चू वेई नाम के इस व्यक्ति के नाम पर कैसे बदल गया? कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, बस जैसा कहा जाए वैसा करो। टैंग मायर का व्यवहार एक बेहतर इंसान जैसा है। अच्छा, ऐसा है। चेन जी कुछ कह नहीं सका, लेकिन उसके दिल में शक था। क्या ऐसा हो सकता है कि चू वेई नाम के इस आदमी के बनाए हथियार वेपन रिफाइनर्स गिल्ड के बनाए हथियारों से बेहतर हों? चू वेई का सामना करते समय सम्मान रखना याद रखें। चेन जी ने सिर हिलाया। शायद यह चू वेई कोई बड़ा आदमी था जिसे वह नहीं जानता था। अध्याय 17 भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, धिक्कार है। अध्याय 17 भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, धिक्कार है। चेन जी को जाते हुए देखकर तांग मीर की आंखों में चालाकी दिखी। रिफाइनर यूनियन के लिन वेई हमेशा इस बात पर भरोसा करते थे कि ताइयुआन शहर में वही अकेली जगह है जो उनकी कंपनी को हथियार सप्लाई करता है ताकि अपनी मर्जी से दाम बढ़ा सकें, जिससे उन्हें नुकसान हो। वह उन्हें फूल भी भेजते थे और समय समय पर डिनर पर भी बुलाते थे। वह पहले से ही नाराज थीं। चू वेई के आने से उसे रिफाइनर यूनियन पर भरोसा किए बिना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में असली कीमत पर हथियार बेचने का मौका मिल गया। चू वेई ने डॉर्मेट्री का दरवाजा खोला और कई रूममेट्स ने तुरंत उसे घेर लिया। कल की कुछ घटनाओं के बाद चू वेई पूरी डॉर्मेट्री में एक सेलिब्रिटी बन गया था। भाई चू, तुम वापस आ गए? हाँ, चू वेई ने सिर हिलाया। वह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ अपने सिस्टम के बारे में मन ही मन सोच रहा था। चू वेई को ऐसा लगता था कि वह सोच रहा है, इसलिए किसी ने उसे परेशान नहीं किया। उसके कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को कॉल करें। ताकत 10 पॉइंट्स, इससे होने वाली अटैक पावर 1000 किलोग्राम है। फिजिकल ताकत 4 पॉइंट्स, 400 किलोग्राम से कम वजन के हमलों से बचाव कर सकता है। फुर्ती 3 पॉइंट्स, 2-5 अटैक प्रति सेकंड। स्पिरिट 1 पॉइंट। विजडम 0 पॉइंट्स। नोट, होस्ट अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए विजडम पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 50/20,000। मुख्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स 1 पॉइंट। सिस्टम के अगले वर्जन को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 1/100 की जरूरत है। होस्ट की क्षमता रेड लाइटनिंग। होस्ट ऑक्यूपेशन फर्स्ट लेवल इक्विपमेंट रिफाइनर। पूरे एट्रीब्यूट पैनल में असल में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता, सिर्फ होस्ट ऑक्यूपेशन जोड़ा जाता है। अपने पैनल को देखते हुए चू वेई ने सोचा कि जल्दी से मजबूत कैसे बने। चाहे कोई भी युग हो, ताकत बोलने की पूंजी है। चू वेई ने अपनी बाहों से एक हरी गोली निकाली और उसे निगल लिया। यह एक स्पिरिचुअल एनर्जी पिल है जो टैंग मायर ने उसे जाते समय गिफ्ट के तौर पर दी थी। यह टैंग मायर सच में बहुत दिलदार है। 10,000 लियांगो कॉइन की कीमत वाली यह चीज कहते ही दे दी जाती है। गोली शरीर में चली गई और घुलने के तुरंत बाद चू वेई के पेट में स्पिरिचुअल एनर्जी की धारा भर गई। डिंग। होस्ट स्पिरिट पिल लेता है और स्पिरिट वैल्यू 100 बढ़ जाती है और स्पिरिट वैल्यू 150/20,000 हो जाती है। यह काफी ज्यादा है। 100 पॉइंट्स और जुड़ गए। चू वेई बहुत खुश था। तुम्हें पता है, सुबह 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद उसे सिर्फ 50 पॉइंट्स मिले थे और अब कुछ ही सेकंड में 100 पॉइंट्स हो गए हैं। झो फेई, देखो। रूममेट टैंग चाओ ने टैबलेट पर वीचैट मोमेंट्स डायनामिक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, क्या यह ठंडा और अलग थलग रहने वाला क्लास फूल मो कांगक्स्यू नहीं है? यह मो कांगक्स्यू है। हे भगवान, इस झांग जून ने असल में रिश्ता मांगने के लिए पुल पर फूल रखे थे और आशीर्वाद मांगने के लिए एक वीचैट मोमेंट्स पोस्ट किया था। वीचैट मोमेंट्स फोटो में झांग जून ने एक बड़ी माला रखी और मो कांगक्स्यू को देखा। तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कई रूममेट्स असल में झांग जून को नापसंद करते थे, लेकिन झांग जून की ताकत की वजह से वे यह कहने की हिम्मत नहीं करते थे। देखो, किसी ने एक और डायनामिक पोस्ट किया है। टाइटल है, झांग जून कोर्ट में फेल हो गया और वह अकेला और दुखी था। पुल पर अकेले झांग जून की एक फोटो भी थी। हाँ, मुझे क्लास की खूबसूरती पसंद है। बहुत अच्छा। डॉर्मेट्री में खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद तांग चाओ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी क्लास की इस कूल क्लास ब्यूटी को क्या पसंद है? निश्चित रूप से आप जैसा कोई नहीं। क्या यह तुम हो? झो फैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई चांस है? मुझे लगता है कि क्लास ब्यूटी को मेरे जैसा कोई पसंद आ सकता है। मैं चाटता हूँ। कूल लोगों को आमतौर पर चाटना पसंद होता है। चैप्टर 18 ब्यूटी को किस तरह के लोग पसंद हैं? चैप्टर 18 ब्यूटी को किस तरह के लोग पसंद हैं? चू वेई इस बहस पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।
इन लोगों को बस औरतों के बारे में बात करना पसंद है। भाई चू, मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी क्लास की सुंदरी को किस तरह के आदमी पसंद हैं? चू वेई ने कुछ देर सोचा। बहुत मजबूत आदमी। आखिरकार जब से वह मजबूत हुआ है, मो कांगक्स्यू या तो उसे एक नोट देता है या उसे एक फिल्म देखने के लिए कहता है। सब हैरान रह गए और फिर सबने एक राय दी, बहुत बढ़िया। भले ही आपको लगता है कि मो कांगक्स्यू सुंदर है, मुझे लगता है कि बाहर की औरतें फेमिनिन होती हैं। ली चेन का चेहरा यादों से भरा था, जैसे उसने स्कूल के बाहर परियों जैसी सुंदरियां देखी हों। बाहर औरतें? ली चेन, मुझे बताओ। टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टैंग मायर की तरह। उसकी आंखें पानी की तरह कोमल हैं और वह कम कपड़े पहनती है और उसके पैर लंबे हैं। वह ज्यादा मोटी भी है। ली चेन, तुम इतने ध्यान से देख रहे हो, तुम उस लड़की से चुपके से प्यार तो नहीं करते, है ना? बिल्कुल नहीं। तारीफ तारीफ। सबकी चर्चा फिर से सुनकर चू वेई को मन ही मन हैरानी हुई कि आज रात डॉर्मेट्री में जिन दो महिलाओं की चर्चा हुई, वे सभी उससे संबंधित क्यों थीं? एक ने उसे फिल्म देखने के लिए कहा और दूसरे ने उसे सहयोग करने के लिए कहा। मैं बस चुपचाप यह सोचना चाहता हूं कि जल्दी से मजबूत कैसे बनूं, मेरा ध्यान भटकाओ मत। एक के बाद एक मुक्के पेड़ पर तेजी से लगते हैं, जिससे पेड़ हिल जाता है और पत्ते गिर जाते हैं। चू वेई आज सुबह सुबह स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर आया था। आमतौर पर यहाँ ज्यादा लोग नहीं होते, यह खुद को परखने के लिए अच्छी जगह है। चू वेई ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका दिमाग घूम गया और लाल बिजली तुरंत उसके हाथ के चारों ओर लिपट गई। क्रैक क्रैक। यह थोड़ा डरावना था। चू वेई ने मुक्का मारा, बैंग, और सामने खड़े बड़े पेड़ पर जा लगा। बाल्टी जितनी मोटी उस बड़े पेड़ की कमर तुरंत टूट गई और 10 मीटर ऊंचा पेड़ जमीन पर गिर गया और जोर से जमीन से टकराया। पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा लकड़ी के टुकड़ों से भरा था और जलने के निशान थे। चू वेई थोड़ा हैरान हुआ और फिर हैरान हुआ, यह शक्ति बहुत बड़ी थी। चू वेई को उम्मीद नहीं थी कि लाल बिजली का इस्तेमाल करने के बाद उसने चाचा को एक ही मुक्के में गिरा दिया और जिस जगह पर उसने मारा वह जगह भी चकनाचूर हो गई। तुम्हें पता है, स्कूल की पिछली पहाड़ी पर जो बड़ा पेड़ है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन वह एक सख्त लोहे का पेड़ है। कुछ दिन पहले चू वेई का मुक्का उस पर लगा था और पेड़ हिला भी नहीं था। यहां तक कि क्लास मॉनिटर झांग जून में भी लोहे के पेड़ को एक झटके में गिराने का कॉन्फिडेंस नहीं था, और यह भी नहीं कि जिस जगह पर उसने मारा था वह जगह बहुत ज्यादा टूट गई थी। बहुत बढ़िया, मेरी सुपर पावर। चू वेई को मिली पहली सुपर पावर से वह बहुत खुश था। मैं सच में जल्द से जल्द म्यूटेंट जंगल में जाना चाहता हूं। चू वेई अगले शुक्रवार को जंगल की ट्रिप का इंतजार करने लगा। जब तक वह म्यूटेंट जंगल में पहुंचता उसे जरूर कई म्यूटेंट जानवर दिखते। उस समय वह लगातार जीन निकालने के लिए सिस्टम पर भरोसा कर सकता था और शायद उसे जल्द ही एक नई सुपर पावर मिल जाए। चू वेई ने यह देखना शुरू कर दिया है कि उसकी अगली सुपर पावर क्या होगी। वैसे जल्दी चलें। आज का मूवमेंट थोड़ा बड़ा है, शायद स्कूल सिक्योरिटी टीम जल्द ही यहां आ जाएगी। चू वेई के जाने के कुछ देर बाद ही स्कूल सिक्योरिटी टीम के दो लोग यहां आ गए। ली वेई, देखो, यह लोहे का पेड़ किसी चीज से गिर गया है। जब ली वेई और ली मिंग पास में पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्होंने लोहे के पेड़ के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी और दौड़कर वहां पहुंचे। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई और ज़ॉम्बी है जो जाल से बच निकला है, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसे बहुत जोर से गिराया गया। ली वेई ने गिरे हुए पेड़ को गंभीर चेहरे से देखा। अध्याय 19, यह आपका कोई काम नहीं है। अध्याय 19, यह आपका कोई काम नहीं है। हाँ, देखो, जिस जगह पर हमला हुआ था वह पूरी तरह से टूट गया है। मुझे डर है कि अगर हम लोहे के पेड़ को गिरा भी दें तो भी हम यह नहीं कर सकते। हाँ सही, रुको, देखो, जलने के निशान हैं। दोनों एक ही समय में चौंक गए और फिर एक दूसरे को देखने लगे। यह सुपर पावर की वजह से हुआ है। यह समझना आसान है। दोनों ने राहत की सांस ली। सुपर पावर की ताकत का इस जमाने के लोगों पर गहरा असर होता। अगर कोई सिर्फ अपनी ताकत से लोहे के पेड़ को गिरा दे तो वे हैरान हो जाते, लेकिन अगर यह सुपर पावर हो तो वे इसे नॉर्मल समझते। आखिरकार सुपर पावर की अटैक पावर खास होती है। उदाहरण के लिए, कुछ बड़ी सुपर पावर लोगों की हड्डियों को मजबूत कर सकती हैं, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली होती हैं। उदाहरण के लिए, फ्लेम सुपर पावर हाई टेम्परेचर वाली लपटों को सुपर कंट्रोल कर सकती है, इसलिए अगर यह लोहे के पेड़ को पिघला भी दे तो भी यह नॉर्मल है। मुझे बस यह नहीं पता कि सुपर पावर वाले किस स्टूडेंट ने यह किया। ली वेई अभी भी अपराधी को ढूंढना चाहता था। अगर आपको पता चल जाए तो क्या आप अब भी उम्मीद करते हैं कि सुपर पावर वाला स्टूडेंट सीन को साफ करने में आपकी मदद करेगा? पूरे स्कूल में सिर्फ 1 दर्जन सुपर पावर वाले स्टूडेंट हैं और उनमें से हर एक स्कूल का खजाना है। क्या आप अब भी उन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए सजा देना चाहते हैं? ली वेई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया।
हाँ, ऐसा लगता है कि वह गिरे हुए पेड़ को हटाने का काम सिर्फ खुद ही कर सकता है। इस समय अपराधी चू वेई स्कूल के गेट से बाहर निकल चुका है। स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही तांग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैनेजर चेन जी चू वेई के पास आए। चेन जी ने अपने मोबाइल फोन पर फोटो देखी और यह कंफर्म करने के बाद कि उनके सामने चू वेई ही फोटो में दिख रहा व्यक्ति है, उसने कहा, मिस्टर चू, मैं चेन हूँ, टैंग फैमिली चेम्बर ऑफ कॉमर्स का मैनेजर। इस बार मैं आपको रिफाइनिंग का सामान देने आया हूँ। चेन जी ऊपर से तो इज्जतदार था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी नफरत थी। बाद में उसे कल पता चला कि तांग मीर ने जिस चू वेई का जिक्र किया था वह रिफाइनिंग में कोई बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक आम स्टूडेंट था। उसे तुरंत लगा कि टैंग मीर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए हथियारों की सप्लाई जैसा बड़ा मामला एक स्टूडेंट को सौंपना समझदारी नहीं है, लेकिन टैंग मीर बॉस था और उसे लगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। चू वेई की इंद्रियां तेज थीं और उसने एक नजर में ही चेन जी की आंखों में नफरत देख ली। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना मोबाइल फोन निकाला, ये सब मुझे दे दो। दोनों फोन कनेक्ट हो गए और चेन जी के फोन में स्टोर हथियार का सामान सीधे चू वेई के फोन में ट्रांसफर हो गया। मिस्टर चू, क्या आपके लिए हथियारों को रिफाइन करना सच में ठीक है? हमने इस बार 50 हथियारों का ऑर्डर दिया है। अगर आप उन्हें समय पर रिफाइन नहीं कर पाए तो इससे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फायदा खत्म हो जाएगा। आखिर इन ऑर्डर्स के लिए किसी ने पेमेंट किया है? चू वेई ने चेन जी की ओर देखा और पूछा, क्या तांग मायर ने तुम्हें यह पूछने के लिए कहा था? चेन जी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई स्टूडेंट यह सवाल पूछेगा। उसने कहा, नहीं, यह मैं हूं। क्या आप फैसला ले सकते हैं? चू वेई ने फिर पूछा। यह मिस टैंग मियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलों की इंचार्ज हैं। यह तुम्हारा काम नहीं है, चू वेई ने ठंडे स्वर में कहा और फिर बिना पीछे देखे चला गया। उसकी राय में चेन जी बस एक छोटा सा किरदार था और उसके साथ ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। जब वह मुझसे नफरत करता है तो मैं उसका सम्मान क्यों करूं? चेन जी ने चू वेई की पीठ को बहुत देर तक देखा। वह पहली बार इतने तेज स्टूडेंट से मिला था। वह बहुत कूल था। अगर आप समय पर सामान नहीं दे सकते तो मुझे नहीं पता कि आप मेरे सामने क्या दिखावा कर सकते हैं। चेन जी को यकीन नहीं था कि एक स्टूडेंट हथियारों को बेहतर बनाने में इतना ताकतवर हो सकता है। चू वेई कई गलियों से गुजरा, अपना फोन ऑन किया और चेन जी का भेजा हुआ सामान देखा। ये सामान साफ तौर पर 50 से ज्यादा हथियार थे। ऐसा लग रहा था कि टैंग मायर को डर था कि वह गलती से फेल हो जाएगी, इसलिए उसने उसे कुछ एक्स्ट्रा सामान दे दिया। अध्याय 20, कोई पैसा जरूरी नहीं है। अध्याय 20, कोई पैसा जरूरी नहीं है। अब तक जिन सोशल लोगों से वह मिला है उनमें चू वेई को लगता है कि टैंग मायर अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं, जैसे लिन वेई, 2 जेनेटर, हथियार रिफाइनिंग रूम में अप्रेंटिस और अभी चेन जी। उन सभी में काबिलियत कम है, लेकिन वे बहुत इंप्रेसिव हैं। इन चीजों के अलावा हथियारों को रिफाइन करने के लिए जमा पैसे का कुछ हिस्सा चू वेई के मोबाइल फोन को भी दिया गया। डिपॉजिट में एक स्पिरिचुअल एनर्जी पिल और 2000 फेडरल कॉइन हैं। इस दुनिया में 2000 यूनाइटेड नेशंस के सिक्के 2019 में 2000 पर्सनल सिक्कों के लगभग बराबर हैं। अपने मोबाइल फोन का बैलेंस देखकर चू वेई खुशी से मुस्कुराया। कुछ दिन पहले ही उसके मोबाइल फोन का बैलेंस शून्य था। यह मोबाइल फोन उसे उसकी अच्छी आंटी ने दिया था, नहीं तो उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं होता। सच में वह एक बहुत ही गरीब स्टूडेंट है। पहले उसके पास पैसे नहीं थे और वह स्कूल में सिर्फ मुफ्त खाना ही खा पाता था। पैसे के बिना वह केवल 1 महीने तक ही स्कूल यूनिफॉर्म पहन सका। पैसे न होने के कारण उसने एक लड़की को ड्रिंक भी नहीं दी। आखिरकार मैं अमीर महसूस कर रहा हूं, चू वेई मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हर जमाने में ऐसा ही होता है। हालांकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना यह सच में नामुमकिन है। कुछ और कदम चलने के बाद चू वेई एक स्नैक बार के दरवाजे पर पहुंच गया। स्टोर में 4 या 5 स्टूडेंट कस्टमर हैं। आंटी लियू, पता चला कि शियाओ चू यहां है। स्टोर के मालिक लियू जू की उम्र लगभग 30 साल है। जब चू वेई पहली बार इस युग में आया तो उसके पास न सिर्फ कुछ नहीं था, बल्कि वह सड़क पर लगभग भूख से मर गया था। आंटी लियू ही थीं जिन्होंने उसे अपने साथ रखा और एक मोबाइल फोन दिया। वह इस युग की अकेली इंसान थीं जो उसके साथ दयालु थीं। हाँ, तुम आज और रविवार को आंटी से मिलने आ रही हो, शियाओयू? शियाओयू, जल्दी से बाहर आओ और देखो कौन आ रहा है। भाई चू वेई, यह आप हैं। यह बहुत बढ़िया है। आप बहुत समय से शियाओयू से मिलने नहीं आए हैं। एक छोटी लड़की कमरे से बाहर आई और चू वेई की बाहों में आ गई। शियाओयू का चेहरा न केवल गोरा है, बल्कि चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा प्यारा भी है। हालांकि उसने एक सिंपल ग्रे ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन वह लोगों के बीच रहने वाली एक छोटी राजकुमारी की तरह लग रही थी।
और कई बार ऐसा हुआ जब चू वेई को लगा कि शियाओलू रहस्यमयी है क्योंकि उसकी आंखें नीली थीं और आंटी लियू ने कभी नहीं बताया कि शियाओलू के पिता कौन थे। इस प्यारी सी छोटी राजकुमारी से थोड़ी देर बात करने के बाद चू वेई को पेट में थोड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और वह डब्ल्यूसी चला गया। अरे तुम लोग मुझे बुरा नहीं मानना चाहते। हमारा स्टोर सड़क के उस पार ज्यादा दूर नहीं है और तुम लोग यहाँ खाना खाने आते हो। स्टूडेंट्स के कपड़े पहने 3 लड़के अचानक लियू जू की दुकान पर आए और खाना खाते समय स्टूडेंट्स को टेबल पर थप्पड़ मारे। सब्जियां और चावल तुरंत मेज पर गिर गए। कई छात्र साफ तौर पर झो पिंग से डरे हुए थे और डरपोक होकर कहा, हमें नहीं पता। पता नहीं, झो पिंग चिल्लाया, अब तुम्हें पता चल गया। मैं जानता हूं, मुझे पता है। कई छात्र इतने डर गए कि वे बार बार बोलने लगे, हम तुम बुरे लोग फिर से हमारा बिजनेस बर्बाद करने आए हो। पिछले कुछ दिनों में यह तीसरी बार है जब लियू शियाओलू ने इन लोगों को अपने स्टोर पर आते देखा है। आप इस अनजान जगह के छोटे कमीने को क्या कहते हैं? उसका तो कोई बाप भी नहीं है। जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी चुराई है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? लियू शियाओलू की नीलम जैसी आंखों में कुछ आंसू आ गए। तुम बच्चे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? लियू जू आया। तुम इस तरह बात क्यों नहीं कर सकती? तुम एक औरत जो किसी आदमी को पटाना नहीं जानती और एक कमीने को जन्म देती हो, क्या तुम अब भी हमें बात करना सिखाना चाहती हो?